यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से स्थानों के नाम आपके सामने आते हैं। इन स्थानों की मानचित्र पर सही लोकेशन के बारे में जानना, साथ ही इनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में जानना आपके एग्जाम के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है न्यूज़ ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम वैश्विक स्तर पर जितने भी स्थान पिछले एक सप्ताह में चर्चा में रहे हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं ताकि उन पर विस्तार से मैप के माध्यम से चर्चा की जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को इसमें पूछते हैं। तो पिछले प्रोग्राम का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या था? अभ्यास प्रश्न था हॉर्न ऑफ अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके सामने दो कथन दिए गए हैं। कौन कौन से कथन है? पहला कथन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है। तो जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका है उसके एक प्रायद्वीप के रूप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका को यहां प्रस्तुत किया गया है पहले कथन में। दूसरा कथन है अफ्रीकी मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में स्थित यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न के उत्तर पर जब आप चर्चा करेंगे तो पहला कथन अगर हम देखते हैं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप मैप देखें अफ्रीका का तो अफ्रीका का सामान्यतः जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका है या मुख्य भूमि का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और जब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं तो इसका एक सींग के समान ये हमें दिखाई देता है। जैसे ये एरिया है और प्रमुखतः इसमें चार देश पड़ते हैं। कौन कौन से? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। इन्हीं को सामान्यतः मिलाकर के हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से संबोधित करते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर लाल सागर स्थित है, यहाँ अदन की खाड़ी स्थित है, इधर हमारा अरब सागर हो जाता है, या आप विस्तारित रूप में उसे हिंद महासागर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो यहाँ पहला कथन आपके सामने क्या दिया गया था? पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, पानी की राशि से यानी जल राशि से घिरा हुआ हो, उसको हम प्रायद्वीप के नाम से संबोधित करते हैं। तो आपने देखा कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये तीन, अगर आप इस मैप में देखें तो यहां आप देख सकते हैं ये रेड सी है। रेड सी के इस एरिया में ये इरिट्रिया है, ये जिबूती है, ये आपके सामने इथोपिया है और ये सोमालिया है। तो रेड सी के दक्षिण में आप देख सकते हैं यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी पड़ती है। और अदन की खाड़ी के अलावा ये अरब सागर है, या इसको आप विस्तारित रूप में हिंद महासागर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका विस्तार किस तरह से है। तो ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका के एक हिस्से के रूप में एस्टेब्लिश है, एक प्रायद्वीप है, क्योंकि तीन तरफ से किससे घिरा है? इधर से भी पानी से घिरा है, इधर से भी, ऊपर से भी, इधर से भी पानी से घिरा है। तीन तरफ से आप देख सकते हैं कि इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी पानी से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से अगर कोई क्षेत्र पानी से घिरा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको प्रायद्वीप के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार से पहला कथन क्या हुआ? सही हो गया। अफ्रीका, अफ्रीकी मुख्य भूमि के जो मुख्य भूमि है अफ्रीका की उसके पूर्वी हिस्से में यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगर हम विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप की बात करें तो जो अरेबियन पेनिनसुला है, जो अरेबियन प्रायद्वीप है, जो जिसकी अवस्थिति आप यहां देख सकते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। दूसरे नंबर पर जो भारतीय प्रायद्वीप है जिसको आप दक्कन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, डेक्कन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, जैसे कि उसकी स्थिति यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरेबियन पेनिनसुला पहले नंबर पर है और तीसरे पर है हिंद चीन पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला, ये तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर आ जाता है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो यहां आपके सामने जो कथन दिया गया है वो कथन क्या है? ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यानी ये कथन भी सही है। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो सामान्यतः जो चीज आपको अभी बताई गई है वही यहाँ पर लिखित रूप में प्रस्तुत की गई है। सारी चीजें, अफ्रीका का हॉर्न क्षेत्र जो है वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से समान दूरी पर है। यहाँ पर भूमध्य रेखा और कर्क रेखा की भी अवस्थिति हम देख लेते हैं। यहाँ जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है ये इक्वेटर प्रस्तुत की गई है, ये इक्वेटर है। इसके अलावा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी ये विषुवत रेखा है जिसको आप भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, और ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है।
और ये आप देख सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पूरा क्षेत्र है जिसमें सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया पड़ता है। तो सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा और जो विषुवत रेखा है उससे इसकी समान दूरी पड़ती है, और यही तथ्य आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि इस लगभग समान दूरी पर यह स्थित है। कौन कौन से देश स्थित हैं ये आपको बता दिया गया है। लाल सागर की दक्षिणी सीमा के साथ साथ गार्डाफुई चैनल कहां पर स्थित है, चलिए इसकी भी अवस्थिति देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सोमालिया है, तो ये जो एरिया है ये गार्डाफुई चैनल के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये गार्डाफुई चैनल, अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप ये फैला हुआ है, इस तरह से इसका विस्तार है। तो ये हुआ हमारा अभ्यास प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, या आप कह सकते हैं कि पहला प्रश्न है आज का हमारा। पहला प्रश्न है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ कौन कौन सी सीमाएं साझा करता, के साथ कौन कौन से देश लिख लीजिए, कौन कौन से देश सीमाएं साझा करते हैं, कौन कौन से देश सीमाएं साझा करते हैं किसके साथ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ। यहां पर 4 देशों के नाम आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पहला नाम है अंगोला, दूसरा नाम है कॉन्गो गणराज्य रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरा आपके सामने नाम है मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चौथा नाम है युगांडा। यहां आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, और इसके अलावा 2, 3 और 4। तो चलिए सबसे पहले मैप के माध्यम से देखते हैं कि कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी के साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो मैप के माध्यम से ही इसको देख लेते हैं, और आपके लिए जरूरी है कि आप अफ्रीका की मैप पर विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि यूपीएससी में पिछले सालों में जिस तरह की प्रवृत्ति देखी गई है तो अफ्रीका से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर अफ्रीका से संबंधित प्रश्नों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है तो अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों से हो सकता है कि वर्तमान में वहां की पॉलिटिकल उठापटक या कुछ नदियों के नाम, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के नाम आपसे पूछे जा रहे हो। समय के साथ साथ अफ्रीका की आर्थिक स्थितियों से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसलिए अफ्रीका की घटनाओं पर विशेष रूप से आप नजर रखिए, और उसी के नजरिए से ये प्रश्न आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये आपके सामने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। अगर हम इसकी दक्षिण सीमा को देखें तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण में यहां से लेकर के यहां तक पूरी फैली हुई है, इसकी सीमा जाम्बिया से लगती है। इसके अलावा इसकी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की जो सीमा है ये अंगोला से लगती है, और अंगोला की सीमा यहां भी जाती है, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये अंगोला में पड़ता है। इसके अलावा अगर आप इसकी पश्चिमी सीमा को देखें तो ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से सीमा लगती है। अगर आप इसके उत्तर पश्चिमी और उत्तरी सीमा को देखें तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, उससे इसकी सीमा लगती है। अगर आप इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देखें, या थोड़ा बहुत उत्तर भी आप कह सकते हैं, तो ये साउथ सूडान से इसकी सीमा लगती है। यहां पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक और देश स्थित है, उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में युगांडा। पूर्वी क्षेत्र में एक और देश इसके स्थित है जिसको हम रवांडा के नाम से जानते हैं, और यहां इसकी सीमा आप देख सकते हैं कि बुरुंडी से भी लगती है। इसके अलावा ये टेंगानिका लेक है, और टेंगानिका लेक के माध्यम से, क्योंकि इन दोनों की सीमाएं इस प्रकार से यहां निर्धारित हो रही है, तो टेंगानिका लेक के माध्यम से आप कह सकते हैं कि तंजानिया से भी सीमा लगती है, भले ही वो जलीय सीमा के रूप में यहां पर परिभाषित हो, लेकिन तंजानिया भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सामान्य बात हुई, तो इन देशों से इसकी सीमा लगती है। यहां पर आपके सामने कौन कौन से देश दिए गए हैं, अंगोला ये उसमें शामिल है, जो अभी आपके सामने मैप प्रस्तुत किया गया था, अंगोला उसमें दिखा है। साथ ही रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी उसमें दिखा है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी उसमें दिखा है, युगांडा भी उसमें देखा है। चलिए इन सबको देख लेते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ कौन सा देश प्रस्तुत किया गया है, जैसे अंगोला उसमें है आपके ऑप्शन में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी है, और युगांडा भी है। तो चारों देश इसमें आ जाएंगे, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए मैप के माध्यम से और चीजें देखने का प्रयास करते हैं, कुछ सामान्य चीजें जान लेते हैं। तो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। तो अल्जीरिया की भी अवस्थिति को देख लेते हैं। एक मैप अभी अफ्रीका का हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो ये अफ्रीका का मैप है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्जीरिया की अवस्थिति है।
तो अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और दूसरे नंबर पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। क्षेत्रफल के बाद अल्जीरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश की दक्षिण पश्चिम में जो सीमा है वो अटलांटिक महासागर से भी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर से यहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सीमा लगती है, ये वाला एरिया है। तो मैप के माध्यम से एक एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी। इसके अलावा इसकी जो राजधानी है जिसको हम किनशासा के नाम से जानते हैं, ये किनशासा राजधानी कांगो नदी पर स्थित है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र अफ्रीकी नदी है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किनशासा कहां पर अवस्थित है। एक और मैप में देखते हैं, आगे इसका मैप है, ये आपके सामने मैप प्रस्तुत किया गया है। ये कोंगो नदी की अवस्थिति आप देख रहे हैं, इस प्रकार से कोंगो नदी जा रही है और यहां पर भी इस तरह से ये कोंगो नदी की अवस्थिति है जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है। और ये किनशासा है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की राजधानी है। तो इसकी अवस्थिति के बारे में आपको पता लग गया, कोंगो नदी पर यह स्थित है। एकमात्र अफ्रीकी नदी है जो भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसको 2 बार पार करती है। किस प्रकार से पार करती है, ये कोंगो नदी जा रही है, यहां पर उसने पार किया और उसके बाद इस प्रकार से घूमते हुए यहां पर भी उसको ये पार करती है और ये किनशासा राजधानी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की। तो ये तथ्य भी आपने समझ लिया। इसके अलावा देश में कोंगो बेसिन, तो कोंगो नदी द्वारा बहुत बड़े बेसिन का निर्माण इसमें होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोंगो की कितनी सहायक नदियां हैं, इस प्रकार से कोंगो नदी होती हुई जाती है और इसकी कितनी सहायक नदियां हैं। तो एक बहुत बड़े बेसिन का निर्माण कोंगो नदी के द्वारा किया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। इसके अलावा यहाँ पर मध्य तराई वर्षावन, एक बहुत ही विशाल मध्य तराई वर्षावन, मध्य तराई वर्षावन या तराई वर्षावन का मतलब क्या होता है, तराई वर्षावन का मतलब होता है जो बहुत ऊंचाई पर स्थित नहीं होते, समतल भूमि पर या बहुत ही निम्न भूमि तल पर स्थित होते हैं। उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ऊंचाई पर स्थित नहीं होते हैं। सामान्यतः समुद्र तल से 1000 मीटर से नीचे की ऊंचाई पर स्थित जो वन है उनको सामान्यतः तराई वर्षावन के रूप में परिभाषित हम करते हैं। वर्षावन तो ऐसे हैं, सामान्यतः आप जानते हैं कि कुछ वन सदाबहार वन होते हैं, ऐसे विषुवतीय क्षेत्रों में पड़ने वाले वन जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और आप जानते हैं कि विषुवतीय रेखा पर लगातार वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चलने की वजह से बारिश बहुत होती है। तो वहां पर तराई वर्षावन जो बहुत ऊंचाई पर नहीं पाए जाते हैं बल्कि समतल भूमि और कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन है। इसके अलावा सवाना क्षेत्र कौन से होते हैं, सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले जो घास के मैदान हैं उनको आप सवाना वन के रूप में परिभाषित करते हैं, जिनमें पेड़ बहुत दूरी पर स्थित होते हैं। इससे सूर्य तप जो है, सूर्य की आने वाली जो ऊष्मा है वो धरती पर अच्छी तरह से पहुंचती है। और यहाँ पर वर्षा वाला भी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की घास जो है वो बहुत घनी होती है। बड़े बड़े क्षेत्र बनते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान बनते हैं जिनको आप सवाना क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामचटका प्रायद्वीप के संदर्भ में कई जगहों पर इसका नाम कमचटका भी देखने को मिलेगा। कामचटका यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने है, यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। पैसिफिक महासागर की यहाँ पर बात हो रही है। और दूसरा कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसके पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर तथा बेरिंग सागर है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो यहां पर अगर आप कमचटका प्रायद्वीप के मैप को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये इसकी अवस्थिति क्या है। अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप के हिसाब से या रशिया के विशेष तौर से रशिया को ध्यान में रखते हुए कमचटका प्रायद्वीप को देखें। कमचटका प्रायद्वीप चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसकी तीव्रता बहुत उच्च स्तर की थी और यहाँ काफी नुकसान भी देखने को मिला था। तो ये कमचटका प्रायद्वीप है। और अगर आप इसको स्पेसिफिक तरीके से नजदीक से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कमचटका प्रायद्वीप है। इसके इधर पड़ता है सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर यहाँ पर पड़ता है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो बेरिंग सागर पड़ता है। और इसी यहाँ पर ये कौन सा सागर है, ये पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहाँ पर पड़ता है, इसका ये वाला एरिया में। तो ये सामान्य अवस्थिति आपने देख ली। और यहाँ आपके सामने कौन कौन से कथन दिए गए हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है,
ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? ये क्षेत्र कई तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलन क्षेत्र से बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं इस पैसिफिक एरिया में, रिंग ऑफ फायर एरिया में कई तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स घर्षण करती हैं, आपस में मिलती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकती है, तो उससे भूकंप बहुत मात्रा में आते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। तो भूकंपीय दृष्टिकोण से ज्वालामुखी ज्वालामुखी विस्फोट के नजरिए से जो ये क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर जिसको जाना जाता है, ये बहुत सक्रिय क्षेत्र है और इसलिए इसका नाम पड़ा रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सी प्लेटें स्थित हैं। जैसे कौन कौन सी प्लेट है? जैसे प्रशांत महासागर प्लेट, जुआन डे फ्यूका प्लेट, कोकोस प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नाजका प्लेट, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपींस प्लेट यहाँ पर स्थित है। जैसे ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है और यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्लेट है। ये कोकोस प्लेट है, ये नाजका प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट तो हो ही गई पूरी, और यहाँ पर जुआन डी फूका प्लेट हुई, ये फिलीपीन प्लेट हुई, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हुई जो कि इससे मिलती है। विवर्तनिक प्लेट क्या होती हैं? विवर्तनिक प्लेट वो होती हैं जो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, जो कर्स्ट एरिया है, इसको निर्मित करने वाले अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनको हम विवर्तनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स जो हैं वो लगातार गतिशील हैं, और जब गतिशील है तो एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे खिसकती है तो उससे ऊर्जा, एक तरह से ऊर्जा निकलती है या मैग्मा का निर्माण होता है, लावा का निर्माण होता है, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में हमारे सामने आता है, कई बार भूकंप के रूप में, क्योंकि ऊर्जा बहुत निकलती है तो भूकंप के रूप में हमारे सामने आता है। तो कमचटका प्रायद्वीप जो है वो रिंग ऑफ फायर पे ही स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये रहा कमचटका प्रायद्वीप, ये रिंग ऑफ फायर के पास ही स्थित है। ये देखिए ये रिंग ऑफ फायर का चित्र आपके सामने दिखाया गया है और ये कमचटका प्रायद्वीप है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने की वजह से एक बहुत बड़ा यहाँ पर भूकंप आया, और ऐसे स्थान पर ये स्थित है जहां स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा भूकंपीय और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। भूकंपीय गतिविधियों के कारण ये काफी चर्चा में रहने वाला क्षेत्र है। विश्व के ऐसा एक अध्ययन है कि विश्व के लगभग 90% जो भूकंप है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट भी की घटनाएं भी यहाँ बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि प्लेटों के आपसी मिलन क्षेत्र पर ये रिंग ऑफ फायर स्थित है। तो यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? दो ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आपके सामने कथन था इसके पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ जो आपके ये बेरिंग सागर हुआ, ये आपका प्रशांत महासागर हुआ, और ये सी ऑफ ओखोटस्क हुआ। तो ये आपके सामने दोनों कथन यहाँ सही हो जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बारे में, ये सारी प्लेटों के बारे में आप जान लिए। रिंग ऑफ फायर की प्रशांत महासागर में लंबाई लगभग कितनी है? लगभग लंबाई है 40,000 किलोमीटर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पहला कथन है, यह अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। दूसरा कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, दोहा इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। और तीसरा कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि इसकी सीमा सऊदी अरब के साथ लगती है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो आपको संख्या बतानी है कि कितने कथन सही है। अगर आप पहले कथन को देखें तो यह अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी तट, अरब प्रायद्वीप को अगर आप बड़े क्षेत्र के रूप में देखें तो सामान्यतः इसमें कौन कौन से देश माने जाते हैं? सामान्यतः यूनाइटेड अरब एमिरेट यहाँ पर स्थित है, ये कतर है, ये यहाँ पर कतर के बराबर में बहरीन है, ये सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है। लेकिन कई अध्ययन ऐसे आए हैं, कई अध्ययन, और कुवैत, कुवैत को भी इसी में माना जाता है, अरेबियन जो पेनिनसुला है उसी में माना जाता है, अरेबियन प्रायद्वीप में माना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कौन कौन से देश हुए? ओमान, यमन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कतर, बहरीन और कुवैत। लेकिन कुछ अध्ययन हैं जो उसमें जॉर्डन के भी कुछ हिस्से को कवर करते हैं और इराक के भी कुछ हिस्से को कवर करते हैं। तो इस बात को, इस तथ्य को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। ये कतर है, कतर यहां पर हुआ, तो इसकी सीमा किससे लगती है? सऊदी अरब से इसकी सीमा लगती है। तो आप यहां देख सकते हैं कि सऊदी अरब से इसकी सीमा ये लगती है। दोहा है जो इसका राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है,
और कतर की सीमा सऊदी अरब से ही लगती है। और आप देख सकते हैं कि इस प्रायद्वीप के जो अरेबियन प्रायद्वीप है, इसके उत्तर पूर्व, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में यहाँ पर ये कतर स्थित है। अब सारे कथन देखिए, ये अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। दोहा इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, ये भी कथन बिल्कुल सही है, इसकी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। इसकी सीमा सऊदी अरब के साथ लगती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सभी तीनों इसमें सही हो जाएंगे। तो सभी तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और मैप आपने देख ही लिया है, पर्शियन गल्फ में इसकी अवस्थिति है और बहरीन इसके पश्चिम में पड़ता है और सऊदी अरब इसके दक्षिण में यहां पर पड़ता है और यूनाइटेड अरब अमीरात की स्थिति यहां पर है। और बड़े मैप में आप यहां देख सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी में ये स्थित है, कतर स्थित है। और कतर को किस नाम से जाना जाता है? स्टेट ऑफ कतर का पूरा नाम है स्टेट ऑफ कतर, स्टेट ऑफ कतर इसका पूरा नाम है। इसके अलावा इसकी सीमा जो बहरीन साम्राज्य है उससे पानी से अलग, पानी से अलग होती है। तो इन बहरीन के बीच और स्टेट ऑफ कतर के बीच पानी है, पानी का एक जल राशि के रूप में आप उसको कह सकते हैं। तो कतर का आधिकारिक तौर पर नाम क्या है? स्टेट ऑफ कतर है। पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी दक्षिण में एकमात्र स्थलीय सीमा सऊदी अरब के साथ लगती है, अन्य सभी ओर से फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। बहरीन की खाड़ी जो है वो कतर को बहरीन साम्राज्य से अलग करती है। तो यहां पर अभी हमने देखा था, ये जो बहरीन है और ये कतर है, तो यहां पर क्या है? बहरीन की खाड़ी स्थित है। ये बहरीन की खाड़ी बहरीन को और कतर को आपस में अलग करती है। दोहा इसकी राजधानी है, जो सबसे बड़ा शहर है। और आधिकारिक मुद्रा कतर की क्या है? रियाल आधिकारिक मुद्रा है कतर की। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न क्या है? हाल ही में समाचारों में देखी गई कार्लसबर्ग रिज किस महासागर में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।